नरेश कौशिक साहब, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहीं मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो जाएगा? मुझे तो ये लगता है कि देखिए, ट्रंप जितने डेस्परेट हैं, वो चाहते हैं इस युद्ध से बाहर निकलें। और कल वो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, कल उनके 80वें जन्मदिन पर ये डील साइन हो जाए। साइन तो क्या हुआ कि ईरान ने उनका 80वां बर्थडे पूरा होने तक ये पुष्टि भी नहीं की कि वो इसके लिए तैयार हैं, इस डील के लिए तैयार है। उसके लिए भी उन्होंने 80, जब उनका वो दिन बीत गया उसके बाद उन्होंने वो ऐलान किया, और ट्रंप ने अपने 80वें दिन बर्थडे पर ऐलान कर दिया। इससे मुझे याद आता है किस तरह से ईरान ने जिम्मी कार्टर के साथ किया था 1979 में, जब बंधकों को उन्होंने रिहा नहीं किया। उन्होंने बहुत कोशिश की जिम्मी कार्टर ने कि वो बंधक रिहा हो जाए, उनके जाते जाते वो उन्होंने नहीं किया। जैसे ही पहले दिन रेगन ने जब शपथ ली 1980 में, तब बंधकों को रिहा किया। तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों पोजीशन किस तरह से हैं, ईरान का पलड़ा किस तरह से भारी है और अमेरिका का पलड़ा कितना झुका हुआ है। ईरान इस में पूरा से पूरा अपना फायदा उठाना चाहता है, और उसकी उसकी जो स्थिति है इस लड़ाई से काफी मजबूत हुई है। और अब हो ये रहा है कि ट्रंप के सामने तो ऐसा लगता है कि लौट के बुद्धू घर को आए, क्योंकि जब ये जो डील, जो जिसको हम डील कह भी रहे हैं, वो दरअसल क्या है कि अभी तो सिर्फ वो उस फ्रेमवर्क पर एक समझौता होने होने जा रहा है। वो भी अगर होता है अगले फ्राइडे तक, वो ये होगा कि आप ये डमरू मध्य जो है हॉर्म्यूज, स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज, इसको आप खोले। ये तो पहले से खुला हुआ था, तो इसमें तो कोई रुकावट नहीं थी। ये रुकावट तो इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद आई है। और उसके बाद 60 दिन का बाद, अगर इस जो बातें आ रही हैं उसमें आता है, उसके बाद भी फिर न्यूक्लियर की बात होगी। लेकिन उससे पहले ईरान कुछ और रियायतें चाहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को वो रियायतें देनी होंगी जिसमें उनको जो उनके एसेट्स जो फ्रीज होने जो करना है, उनको जो उन्होंने फ्रीज कर रखा है अमेरिका ने, उनको रिलीज करना, ये एक ईरान चाहता है। और इसके अलावा जो 300 बिलियन डॉलर का जो रिकंस्ट्रक्शन फंड की बात कर रहा है, कल सीबीएस को इंटरव्यू देते हुए जेडी वांस ने यह बात कही है कि अगर ईरान अपने कमिटमेंट पर जारी रहता है, तो हम ये भी उनको इसके लिए भी हम तैयार हैं। इससे ये पता चल रहा है कि अमेरिका किस तरह से एक तरह से मजबूर हो गया है इस लड़ाई को खत्म करने के लिए। और उसमें जैसा कि आपने बताया कि इजराइल उसमें बहुत बड़ी बाधा है। और इजराइल तो बड़ी बाधा है ही कि ईरान के अंदर जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो वहां आईआरजीसी, जो वहां ईरानी रिवोल्यूशनरी फोर्स कॉर्प है, वो जो है इसमें कोई रियायत अमेरिका को देने वाले नहीं है, देने की वो नहीं रखते हैं। तो इसीलिए ट्रंप को ये मजबूर होकर ये करना पड़ा कि आप ऐसा कीजिए कि पहले आप ये जल डमरू मध्य पर समझौता कर लीजिए, उसके बाद हम ये इस पर फिर बाद में बात करेंगे। तो इससे ही ये पता चलता है कि ये जो कितना फ्रेजाइल है, और जिस तरह के रिएक्शन इजराइल से आ रहे हैं। अब देखिए, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये लड़ाई शुरू की थी, ये और वाकई आज काफी इजराइल फ्रेजाइल है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इस पे मैं आऊंगा आगे चल नहीं के। है। नरेश कौशिक साहब, आपने बड़ा सही पॉइंट उठाया कि ये लड़ाई शुरू की थी इजराइल और अमेरिका ने मिल करके, लेकिन अब अमेरिका एक तरफा डील कर रहा है, लेकिन इजराइल उसमें शामिल नहीं हो रहा। हमारे साथ जुड़े हैं वाशिंगटन डीसी से सौरभ शुक्ला साहब, जो कि फाउंडर हैं न्यूज़ मोबाइल के और चीफ व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं। सौरभ शुक्ला साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। आप पहली बार हमारे शो में आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे बाकी पैनलिस्ट के आपने व्यूज सुने। आपको क्या लगता है कि वाकई ट्रंप इस पूरे वॉर से बाहर निकलना चाह रहे थे, इसलिए बहुत जल्दी में इन्होंने इस डील का या फिर ऐसे किसी समझौते का, एमओयू का ऐलान किया इन्होंने? एक तो सबसे पहले मैं वीना सीकरी जी, नरेंद्र जी और अपने जो हमारे पत्रकार भाई हैं लंदन से, उनको नमस्कार कहता हूं। बहुत पुराने हमारे संबंध है, बहुत मैं इज्जत करता हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं जमीनी हकीकत बताना चाहता हूं आपको, वाशिंगटन डीसी से क्या हो रहा है।
ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी कोई समझौता होता है तो गिव एंड टेक होता है। मैं अभी भी इस एमओयू को जैसे वीना जी भी कह रही थी कि मैं इसको एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म से देखता हूं। ऑप्टिमिज्म इसलिए क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कम से कम इतना तो हो गया है कि वहां से जो तेल के जो जहाज फंसे हुए थे उनका आना जाना शुरू हो गया है। वो सबसे बड़ी बात है, ये आपको नोट करना पड़ेगा। वो विश्व के लिए अच्छा है, भारत और एशिया के देश जो त्रस्त थे उनके लिए बहुत अच्छा है। हर डील में एक गिव एंड टेक होता है, टेम्पलेट जाते हैं, आते जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा एक पेचीदा जिसे कहते हैं कि इशू था। मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका ने ये डील जो है अंडर प्रेशर से की है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं देखूं, अब बहुत लोग कह रहे थे कि मिड टर्म्स की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप बहुत कुछ ये समझौता करना चाहते हैं। मैं आपको यह जमीनी हकीकत बताता हूं कि जो जो कैंडिडेट थे जो रिपब्लिकन पार्टी में भी उनके खिलाफ थे, वो सबके सब प्राइमरीज हार गए। तो ट्रंप का जो एक पलड़ा है वो अभी ऊंचा ही है। ये बात जरूर है कि वो नहीं चाहते, और उनके जो एडवाइजर्स हैं वो नहीं चाहते कि जरा सा भी अब इस युद्ध को आगे खींचा जाए। जहां तक ईरान की हालत है, हालत यह है कि वो इकोनॉमिकली, मिलिटरली पूरा डेसिमेट हो गया है, और वहां ईरान के अंदर भी कट्टरपंथियों को छोड़ दीजिए जो न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहते, पर बाकी सब में ये रजामंदी थी कि डील किसी तरह हो। और मुझे इसमें एक पॉजिटिव ये दिखता है कि कम से कम एक एमओयू का एग्रीमेंट हो गया है। हाँ, अच्छा, जहां तक इजराइल का सवाल है, मैं कई यहाँ जो सूत्र हैं उनसे बात की मैंने। इजराइल जो है वो अपनी एक ओवर्ट पोस्चर रखेगा, और उसका कारण है, उसका कारण यह है कि वो जो हार्डलाइनर्स हैं ईरान में, उनको ये मैसेज जाए कि ये डील से ये मत समझो कि हमारा पलड़ा नीचे हो गया है। हमारे पास अभी भी ये ऑप्शन है कि अगर आप अबाइड नहीं करते अपनी इस डील के जो एमओयू जो हुआ है उसके टर्म्स में, तो हम उसमें फिर दोबारा आपका इसको वार करेंगे। दूसरी बात, एक चीज और है, जो जेडी वैंस का आप जिक्र कर रहे थे, वहां पर मेरे कई व्हाइट हाउस के लोगों से भी बात हुई। उनका जो ये मैसेजिंग है ये बड़ा क्लियर है कि ये जो डील हुई भी है वो वहां पर एक फेज मैनर में, जो पैसा भी जो ईरान का जो बिल्कुल अंडर सैंक्शंस वो जो इन्होंने लगाई हुई थी और जो सैंक्शन के अंडर था पैसा, वो भी रिलीज होगा जब जैसे जैसे वो प्रोग्रेस वहां करेंगे। तो आई थिंक ये जो डील है, मुझे अगर आप देखें आज की बात में, ये एक अच्छा एमओयू है। विश्व के लिए अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है, और लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि सब लोग इस युद्ध से त्रस्त थे। और मुझे लगता है कुछ भी डेवलपमेंट, एवरी इंक्रीमेंटल स्टेप्स मैटर्स अ लॉट। इवन दो आई व्यू इट विद कॉशियस ऑप्टिमिज्म, आई स्टिल फील दिस इज अ फॉरवर्ड मूवमेंट। और इसके अंदर आपको, चाहे आप उनके सब कोई, हम लोग हर मत से सहमत नहीं होते राष्ट्रपति ट्रंप के, पर उन्होंने अपना जो है पूरा पॉलिटिकल कैपिटल इस डील के पीछे लगाया है। हालांकि कई लोग उनके उसमें भी इसके पूरे पक्षधर नहीं थे, और इजराइल भी उसमें उनकी राय पूरी तरह उनके साथ नहीं थी, पर वो चाहते थे कि ये अब अंत हो। तो मुझे लगता है पहला जो ये स्टेप है ये पॉजिटिव स्टेप है, और इसको हमें उस तरह से देखना चाहिए। लक्ष्मण। बिल्कुल, पहला ये पॉजिटिव स्टेप है और हमें उस तरफ से देखना चाहिए। आपके लिए कई सारे सवाल हैं सौरभ, लेकिन एक सवाल मैं पूछ लूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा कि क्या कोई एक चांस बनता है, क्या चांस या फिर कहीं कोई एक आशंका है, क्या आशंका शब्द ज़्यादा अच्छा है, कि इजराइल यूएस की बात ना माने, लेबनान पे स्ट्राइक करना जारी रखे, या फिर लेबनान के जिस हिस्से को उसने कब्जा कर रखा उसे ना छोड़े? देखिए, इजराइल के अंदर मैं एक चीज बताऊं कि जो नेतन्याहू है उनके लिए पॉलिटिकली भी बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रहें और उनकी बात माने, क्योंकि उनकी जो अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इजराइल के अंदर बहुत अच्छी नहीं है। तो उनको, मुझे लगता नहीं, वो पोस्चरिंग मत सोचिए, पर मुझे लगता है वो राष्ट्रपति ट्रंप की बात मानेंगे। ये बात और है कि जमीनी हकीकत कुछ और हो जाए, वहां पर उनको कोई एविडेंस मिले कि ईरान जो है वो अपने डील पर नहीं कायम है, तो वो चीजें चेंज हो सकती है। पर मुझे लगता नहीं कि इस पर जो पब्लिक पोस्चरिंग पे आप ना जाएं। अंदर की बात यह है कि ये जो डील है इसमें इजराइल की भी रजामंदी थी। ऐसा नहीं था कि नहीं होती, नहीं तो ये एमओयू भी आगे अनाउंस नहीं होता। ये मैं आपको कह दूं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जो है वो बहुत जिसे कहते हैं साथ में मिलकर ही इसमें युद्ध में उतरे थे, और उनका जो तालमेल है वो बहुत स्ट्रांग है। और जो नेतन्याहू भी है वो ट्रंप की बात नकारेंगे नहीं, पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली।